नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी कैम में। संक्षारण। तो शुरुआत करते हैं संक्षारण की। संक्षारण क्या होता है देखिएगा। जब कोई धातु वायुमंडल के संपर्क में आती है, जब कोई धातु वायुमंडल के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे अन्य अवांछित यौगिकों जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होती जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। गोल्ड एवं प्लेटिनम का संक्षारण नहीं होता, क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं वो निष्क्रिय धातुएं होती हैं, अक्रिय धातुएं होती हैं, उत्कृष्ट धातुएं होती हैं, ये संक्षारित नहीं होती। तो संक्षारण क्या है? जब कोई धातु गोल्ड एवं प्लेटिनम को छोड़कर वायुमंडल के संपर्क में आती है। वायुमंडल का मतलब वायु है, और क्या है? वायुमंडल में नमी है, ठीक है। तो वायुमंडल के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे अन्य अवांछित यौगिकों जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होती जाती है। इस घटना को संक्षारण कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना और तांबे पर हरे कवच का निर्माण करना। तो संक्षारण के 3 एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो, हमारे सिलेबस में संक्षारण का जो एग्जाम्पल है वो है लोहे पर जंग लगना। तो हमें लोहे पर जंग लगना जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही पढ़ना है। बाकी दोनों एग्जाम्पल्स की डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बात करते हैं लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिएगा, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया में लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया में लोहे की सतह का वह भाग जो अशुद्ध होता है, लोहे की सतह का वह भाग जो अशुद्ध होता है एनोड की तरह, वह जो भाग शुद्ध होता है कैथोड की तरह कार्य करता है। देखिएगा, लोहे का मान लीजिएगा हमारे पास एक टुकड़ा है, उस टुकड़े की जो सतह है, उस सतह के ऊपर कोई ना कोई भाग ऐसा ज़रूर होगा जहाँ अशुद्धि होगी। वो जो भाग है वो तो एनोड की तरह कार्य करता है, और कोई भाग ऐसा भी होगा जहाँ पे अशुद्धियाँ नहीं होगी। इसका मतलब वो भाग क्या होगा? शुद्ध भाग होगा। और वो भाग किसकी तरह कार्य करेगा? कैथोड की तरह। तो ध्यान रखिएगा, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया में लोहे की सतह का वह भाग जो अशुद्ध होता है एनोड की तरह, वह जो भाग शुद्ध होता है कैथोड की तरह कार्य करता है। लोहे की सतह पर उपस्थित जल वायुमंडलीय CO2 से क्रिया कर कार्बोनिक अम्ल बना लेता है, जो कि विद्युत अपघटय के विलयन का कार्य करता है। देखिएगा, लोहे पर जंग कब लगेगा? लोहे पर जंग लगेगा जब उसके ऊपर क्या गिरेगा? पानी गिरेगा। तो वो जो पानी है या फिर मान लो नमी है, नमी भी एक तरह का क्या है? पानी है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, H2O। तो लोहे की सतह पर उपस्थित जो जल है वो वायुमंडलीय CO2 से क्या करता है? क्रिया, और क्रिया करके एक अम्ल बनाता है। उस अम्ल का नाम क्या है? कार्बनिक अम्ल, और सूत्र क्या होता है? H2CO3, जो कि विद्युत अपघटय के विलयन का कार्य करता है। स्पष्ट है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया, क्योंकि इसमें एनोड भी है, कैथोड भी है, और बताओ क्या है? विद्युत अपघटय का विलयन भी है। इसका मतलब ये जो प्रक्रिया है वो कैसी है? बताओ, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार। अब देखिएगा, एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है। ये लोहे का टुकड़ा है, ठीक है। ये लोहे के टुकड़े को देखिएगा आप, इसके ऊपर ये एनोड हो गया, ठीक है। ये क्या है? मान लीजिएगा शुद्ध भाग है, तो बताओ एनोड की तरह कार्य करेगा। और ये भाग मान लिया शुद्ध है, तो ये बताओ किसकी तरह कार्य करेगा? कैथोड की तरह। और ये लोहे की सतह के ऊपर जो जल गिरा वो वायुमंडलीय CO2 से क्रिया करके क्या बना रहा है? H2CO3 का विलयन, ठीक है। ये डायग्राम के द्वारा इसको बताया गया है कि किस प्रकार से यह एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया में। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया में अभिक्रियाएं किस प्रकार से संपन्न होती है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखिए। ठीक है,
देखो एनोड पर क्या होता है ऑक्सीकरण और कैथोड पर क्या होता है अपचयन। एनोड पर क्या होता है, जो लोहा होता है यानी Fe जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के ऑक्सीकृत हो जाता है और क्या बनाता है बताओ, Fe+2 बनाता है। तो बताओ Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो बताओ Fe किस में बदल गया, Fe+2 में। इस अभिक्रिया के लिए जो मानक अपचयन विभव होता है उसका मान होता है -0.44 वोल्ट। कितना होता है, -0.44 वोल्ट। ठीक है। कैथोड के ऊपर क्या होगा बताओ, अपचयन होगा। अपचयन किस प्रकार होगा, देखिएगा O2 गैस प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या बन गया बताओ, H2O बन गया। तो बताओ यहाँ पर अपचयन किसका हुआ, ऑक्सीजन गैस का अपचयन हुआ। किसकी उपस्थिति में अपचयन हुआ, H+ आयनों की उपस्थिति में क्या हुआ, अपचयन हुआ। और इस अभिक्रिया के लिए जो मानक अपचयन विभव है वो कितना होता है, 1.23 वोल्ट। ठीक है। तो कैथोड पर क्या हुआ, हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H2O। अपचयन किसका हुआ, ऑक्सीजन गैस का। किसकी उपस्थिति में हुआ, H+ आयनों की उपस्थिति में। H+ आयन का मतलब अम्लीय माध्यम में हुआ। कौन से माध्यम में हुआ, अम्लीय माध्यम में। और H+ आयन कहाँ से आए, आप सोच रहे होंगे सर ये H+ आयन कहाँ से आ गए। तो देखिएगा ये जो H2CO3 बना था ना, H2CO3 ये क्या है, अम्ल है। तो बताओ अम्ल किस में घुला हुआ है, पानी में घुला हुआ है। तो ये ब्रेक होके क्या बनाएगा, 2H+ प्लस CO3 -2। तो ये जो 2 H+ आयन आते हैं वो कहाँ से आते हैं बताओ, H2CO3 के विलयन से। अब देखो समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ लिया। समीकरण 1 व 2 को आपस में यदि आप जोड़ोगे तो आपके पास जो समीकरण आएगी वो क्या होगी, Fe। ये जो Fe है वो Fe लिख दिया, ये हाफ O2 है, हाफ O2 लिख दिया, 2H प्लस लिख दिया। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। तो बताओ क्या बचे, ये बच गया। और अभिक्रिया के दाईं ओर क्या बचेगा, Fe+2 प्लस H2O। ठीक है। बताओ ई नोट सेल का मान कितना हो जाएगा, 1.67 वोल्ट। क्या हो जाएगा, 1.67 वोल्ट हो जाएगा। कैसे निकाला, ई नोट सेल इज इक्वल टू होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट कैथोड कितना है बताओ, 1.23। ई नोट एनोड कितना है, -0.44। ठीक है। 1.23 माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, प्लस 0.44। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1.67। तो ई नोट सेल कितना हो गया, 1.67। क्या जंग लग गया क्या, नहीं, अभी जंग नहीं लगा। अब क्या होता है, जंग लगने के लिए क्या होता है, ये जो Fe+2 आयन बने ना, ये Fe+2 आयन वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं। ये जो Fe+2 आयन बने ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा क्या होते हैं, ऑक्सीकृत, और ऑक्सीकृत होकर बनाते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। तो ये रासायनिक अभिक्रिया मैंने लिख दी है, 4Fe+2 प्लस O2 प्लस 4H2O इज इक्वल टू 2Fe2O3 प्लस 8H+ आयन। ये जो फेरिक ऑक्साइड बना, ये फेरिक ऑक्साइड क्या करता है, जल योजित होकर के जंग का निर्माण कर लेता है। ये देखो Fe2O3 प्लस XH2O इज इक्वल टू क्या बन गया, Fe2O3.XH2O। और ये किसका सूत्र है बताओ, जंग का। तो जंग का सूत्र यदि आपसे पूछे तो बताओ क्या होगा, Fe2O3.XH2O, Fe2O3.XH2O। तो मैं एक बार केमिकल रिएक्शंस को वापस से याद करवा देता हूँ। बताओ सबसे पहले एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण। Fe किस में बदल गया, Fe+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दिया, त्याग। और इस अभिक्रिया के लिए मानक अपचयन विभव कितना होता है बताओ, -0.44 वोल्ट। कैथोड पर क्या होगा, अपचयन। किस प्रकार से होगा, ऑक्सीजन गैस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी। कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम जनरेट कौन करता है, H2CO3 का विलयन। तो बताओ ऑक्सीजन गैस अपचयित होकर के क्या बनाएगी, H2O। और इस अभिक्रिया के लिए मानक अपचयन विभव कितना है, 1.23 वोल्ट। समीकरण 1 व 2 को आपस में जोड़ोगे तो बताओ क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, Fe प्लस हाफ O2 प्लस 2H प्लस इज इक्वल टू Fe+2 प्लस H2O। ठीक है। अब ये जो Fe+2 आयन बने
ये Fe+2 आयन क्या करेंगे, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होंगे और ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाएंगे बताओ, Fe2O3। Fe2O3 जिसका क्या नाम होता है, फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड क्या करता है, जल योजित होता है जल के X अणुओं से। X का मतलब यहाँ पर जल के अणुओं की संख्या निश्चित नहीं होती, जितना भी जल वहाँ पर उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग जल के अणु वहाँ पर Fe2O3 के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़कर जंग का निर्माण करते हैं। और जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3.X H2O। अब हम बात करेंगे रोकथाम के उपाय, किस प्रकार से लोहे पर जंग लगने से रोका जा सकता है। तो इसके कुछ उपाय हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। पहला उपाय है लोहे को सीधे वायुमंडल के संपर्क में आने से बचाकर, लोहे को सीधे वायुमंडल के संपर्क में आने से बचाकर लोहे की सतह पर पेंट करके, ठीक है, कलर वगैरह उसके ऊपर कर दिया जाता है तो आप देखते हो जंग नहीं लगता। तीसरा उपाय है लोहे की सतह पर अधिक क्रियाशील धातु जैसे जिंक की परत चढ़ाकर। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। देखो बच्चों, क्या होता है, लोहे की सतह पर यदि आप अधिक क्रियाशील धातु जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है या एल्यूमिनियम है, इस प्रकार की किसी धातु की यदि आप परत चढ़ा दोगे तो अब क्या होगा, जंग जो होगा वो लोहे पर नहीं लगेगा, यानी ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होगी वो रुक जाएगी और ऑक्सीकरण अब लोहे की बजाय जिंक धातु का या फिर जिसकी भी परत आपने चढ़ाई उसका होगा। और जब तक लोहे का ऑक्सीकरण नहीं होगा लोहे पर जंग नहीं लगेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गैल्वेनीकरण क्या होता है, तो लोहे की सतह पर अधिक क्रियाशील धातु जैसे जिंक की परत चढ़ाकर लोहे पर जंग लगने से बचाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। अच्छे से इसको याद कीजिएगा। और चौथा उपाय है विद्युत या कैथोड सुरक्षा। विद्युत या कैथोड सुरक्षा, इस विधि का उपयोग जल में डूबी हुई वस्तु जैसे शिप, भूमिगत पाइपों आदि के बचाव के लिए किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, अधिक सक्रिय धातुओं जैसे मैग्नीशियम, जिंक या एल्युमिनियम आदि का संबंध लोहे की शिप, भूमिगत लोहे की पाइपों आदि से कर दिया जाता है। तो क्या किया बताओ इस विधि में, इस विधि का उपयोग कब किया जाता है, जल में डूबी हुई वस्तु जैसे शिप, भूमिगत पाइपों आदि के बचाव के लिए किया जाता है। इस विधि में अधिक सक्रिय धातुओं जैसे मैग्नीशियम, जिंक या एल्युमिनियम आदि का संबंध लोहे की शिप या भूमिगत लोहे की पाइपों आदि से कर दिया जाता है। अधिक सक्रिय धातु एनोड का कार्य करती है, वह लोहे से पहले इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है। इस प्रकार अधिक सक्रिय धातु का संक्षरण होता है, लोहे का रुक जाता है। तो ये है विद्युत या कैथोड सुरक्षा। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यूँ ही